इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र तथा घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से उनका कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति या घटना से इस कहानी की कोई समानता पाई जाती है तो उसे मात्र संयोग समझा जाएगा। दोस्तों, मैं विनीत उपाध्याय फिर एक बार आपके साथ हूं कहानी का अंतिम भाग लेकर। आगे की कहानी अब बहुत इंटरेस्टिंग हो चली है, तो कहीं मत जाइए और जुड़े रहिए क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अब तक हमने सुना कि प्रभव किसी अनजान व्यक्ति से मोनल का नाम सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अपने घर आकर वह कुछ ढूंढता है तथा स्टोर रूम में उसे किसी साए की मौजूदगी का एहसास होता है। वह पुराने संदूक से एक लाल डायरी लेकर आता है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। डायरी अपने स्टडी रूम में रखकर प्रभव ड्राइंग रूम में आता है। स्टोर रूम में वो अजीब खुशबू और किसी साए की मौजूदगी का एहसास रह रहकर उसके जहन में उठ रहा था। तभी उसके मोबाइल पर उसके इंजीनियर का फोन आया। इंजीनियर ने प्रभव को बताया कि सिंघानिया प्रोजेक्ट की साइट पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आज सुबह खुदाई के दौरान वहां से एक पुराना कंकाल निकला है और फिलहाल पुलिस ने वहां काम रुकवा दिया है। अब ये क्या भला है? वह सोचने लगा कि कहीं इन सभी घटनाओं का कोई संबंध अविनाश और मोनल से तो नहीं है। वह सोफे पर बैठकर स्वाति का इंतजार करने लगा। वह यह भी सोच रहा था कि अविनाश का फोन कैसे आ सकता है। अविनाश को तो ये जरूर किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जो मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानता है। आखिर कौन हो सकता है वो? काफी देर तक इंतजार करने के बाद उसने स्वाति को पुकारा, लेकिन स्वाति की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उसने रसोई में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये अचानक स्वाति कहां चली गई? प्रभव ने पूरा घर छान मारा, लेकिन स्वाति कहीं नहीं थी। वह अपने स्टडी रूम की तरफ भागा। कहीं स्वाति को उस डायरी के बारे में पता तो नहीं चल गया। स्टडी रूम में पहुंचते ही उसे वही खुशबू का झोंका महसूस हुआ। उसने सिंघानिया ग्रुप की फाइल खोलकर देखी तो डायरी वहीं रखी थी। वही डायरी जिसमें प्रभव अपनी जिंदगी के सारे राज लिखता था। प्रभव अब परेशान हो उठा था। आखिर स्वाति अचानक बिना बताए कहां चली गई? तभी उसे घर के बाहर गेट खुलने की आवाज आई। उसने बाहर आकर देखा तो स्वाति स्कूटी पार्क कर रही थी। स्वाति को देखते ही प्रभव ने पूछा, तुम तो चाय लाने गई थी ना, फिर अचानक कहां चली गई थी? चाय? स्वाति ने चौंकते हुए पूछा। मैं कब चाय लाने गई थी? मैं तो अभी सीधे योगा क्लास से आ रही हूं। कहीं मेरा भूत तो नहीं देख लिया तुमने? हंसते हुए स्वाति ने कहा। उसकी बात सुनकर प्रभव के भीतर एक बिजली सी दौड़ गई। अपने आप को संभालते हुए उसने स्वाति से कहा, मजाक मत करो। जब मैं घर आया तब तुम घर पर ही थी और मुझे स्टोर में छोड़कर चाय बनाने के लिए कहकर रसोई में गई थी। स्वाति ने प्रभव के पास आकर उसका सर छूते हुए पूछा, आर यू ओके? मैं तो पिछले 2 घंटे से बाहर ही थी और कितनी बार कहा है कि काम की इतनी टेंशन मत लिया करो।
चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूं। प्रभव हैरानी से उसकी बातें सुन रहा था। अभी कुछ ही देर पहले वह यही शब्द स्वाति के मुंह से सुन चुका था, लेकिन स्वाति तो अभी आई है। कहीं कहीं वो मोनल तो नहीं थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। तभी उसके फोन की घंटी फिर से बजी। उसने देखा कि उसी नंबर से फिर से कॉल आ रही थी। वह हैरान हो गया। वह तो इस नंबर को ब्लॉक कर चुका है, फिर कॉल कैसे? उसने कांपते हाथों से फोन को कान पर लगाया। दूसरी ओर से भर्राई सी आवाज आई, मुझे तुम्हारे लोगों ने बाहर निकाल लिया है प्रभव। प्रभव, मैं वापस आ गया हूं। प्रभव ने आवाज पहचान ली थी। यह अविनाश की ही आवाज थी। उसने डरकर फोन फेंक दिया। किसी ने सच ही कहा है कि गुजरे हुए कल से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होता। प्रभव की आंखों के सामने उसका बीता हुआ कल नजर आने लगा। मानो कल ही की बात थी जब कॉलेज की लाइब्रेरी में उसने पहली बार मोनल को देखा था। उसकी खूबसूरती और सादगी देखकर पहली बार में ही वो मोनल की ओर आकर्षित होता चला गया था। उसने मोनल से नजदीकियां बढ़ाने की कितनी ही कोशिशें की थीं, लेकिन मोनल ने कभी भी उसे कोई खास रेस्पॉन्स नहीं दिया। प्रभव को लगता था कि एक ना एक दिन वह मोनल के दिल में जगह बनाने में जरूर कामयाब हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक अविनाश मोनल की जिंदगी में आ गया। कुछ तो खास था अविनाश में, जो आते ही उसने मोनल के दिल में अपनी खास जगह बना ली थी। प्रभव ने कई बार अविनाश को समझाने की कोशिश की, लेकिन मोनल और अविनाश की नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती ही गई। प्रभव किसी भी कीमत पर मोनल को पाना चाहता था, लेकिन वो ये भूल गया था कि दिल के सौदे सबके साथ नहीं होते। उसने मदद के लिए सुशील के आगे हाथ फैलाए। सुशील फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और पूरे कॉलेज में उसकी धाक थी। एक दिन कॉलेज से घर जाते हुए प्रभव ने अविनाश और मोनल को साथ साथ देखा। वह उन्हें एक साथ देखकर अंदर तक उड़ गया। उसने सुशील के साथ मिलकर अविनाश को फिर से समझाने की कोशिश की, तो अविनाश ने कहा कि वह और मोनल एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। प्रभव का प्यार एक तरफा है, इसलिए उसे हम दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। यह सुनकर प्रभव आपे से बाहर हो गया और अविनाश से भिड़ गया। सुशील ने अविनाश को देख लेने की धमकी दी। अगले दिन अविनाश कॉलेज नहीं आया। मोनल ने उसका बहुत इंतजार किया। उसे किसी अनहोनी का डर सता रहा था। तीसरे दिन पुलिस कॉलेज में तहकीकात करने आई। अविनाश के पिता ने उसके गायब होने की सूचना दर्ज कराई थी। फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट से पूछताछ की गई। किसी ने पुलिस को मोनल और अविनाश के बारे में बताया। पुलिस ने मोनल से काफी देर तक पूछताछ की, लेकिन मोनल को कुछ पता ही नहीं था। लोक लाज और बदनामी के डर से उसने अविनाश के साथ अपनी नजदीकियों का कोई जिक्र नहीं किया। प्रभव के दिलो दिमाग में अभी भी मोनल ही छाई थी। एक दिन मौका देखकर उसने मोनल से कहा कि अब अविनाश कभी नहीं आएगा। मेरा हाथ थाम लो,
मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मोनल बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली गई। ये प्रभव की चाल थी या फिर मोनल की बदकिस्मती? दूसरे ही दिन शक के आधार पर मोनल को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया। अब बात मीडिया तक पहुंच गई थी। मोनल के बारे में तरह तरह की बातें हो रही थी। वो अपने परिवार की बेइज्जती सह ना सकी और एक दिन उसने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। प्रभव ये सब सोच ही रहा था कि फिर से उसी खुशबू के झोंके ने उसका ध्यान भंग कर दिया। वह इस खुशबू को पहचानता था। यही खुशबू स्टोर रूम और स्टडी रूम में वह पहले भी महसूस कर चुका था। ये मोनल का पसंदीदा परफ्यूम था। तभी उसकी नजर सोफे के दूसरे किनारे पर बैठी मोनल पर पड़ी। प्रभव एकदम से चीख उठा। उसकी चीख सुनकर स्वाति भागती हुई आई। उसने देखा कि प्रभव टकटकी लगाए सोफे के दूसरे कोने की ओर देखते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने प्रभव के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे थे? चौंकते हुए प्रभव ने स्वाति को देखा और सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां कोई है। स्वाति ने सोफे की ओर देखते हुए कहा, कहां? क्या है वहां? कुछ भी तो नहीं। प्रभव ने फिर सोफे की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। स्वाति चाय ले आई थी। उसने एक कप प्रभव को थमाते हुए कहा कि चाय पीकर कुछ देर आराम कर लो। कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी ऐसा होता है। चाय पीकर प्रभव स्टडी रूम में आ गया। वह कुर्सी पर बैठा ही था, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोनल और अविनाश दरवाजे के पास खड़े नजर आए। प्रभव घबरा गया। उसके सामने अब ये बात साफ हो चुकी थी कि ये कोई भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है और अब उसका बचना मुश्किल है। वह दोनों के सामने गिड़गिड़ाना चाहता था, अपनी गलती की माफी मांगना चाहता था, लेकिन अब उसके शरीर पर उसका कोई वश नहीं था। उसका शरीर अकड़ने लगा, उसकी आंखें फटने लगी और वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। काफी देर बाद जब स्वाति प्रभव के पास आई तो उसने देखा कि प्रभव फर्श पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ा है। उसकी फटी हुई आंखें शून्य में ताक रही हैं। स्वाति ने उसका नाम लेकर पुकारा, लेकिन यूं लग रहा था मानो स्वाति की आवाज उसके कानों तक पहुंच ही ना पा रही हो। सामने वही लाल डायरी भी पड़ी थी। डायरी में प्रभव ने मोनल और अविनाश के बारे में सब कुछ लिखा था और डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि मैं ही अविनाश और मोनल की मौत का जिम्मेदार हूं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नई कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर, जिसका नाम है कहानी अभी बाकी है।